1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को लगातार इस बात का इंतजार है कि 8-9 महीने हो गए, लेकिन अब तक पे कमीशन पर सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया है। पहले भी आपने हमारी इस पर बातचीत देखी है। एक बार फिर हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव गोपाल जी। बड़े ट्रेड यूनियन लीडर हैं, प्रभावशाली ट्रेड यूनियन लीडर हैं और सरकार से लगातार बातचीत में लगे रहते हैं कि किसी तरह एम्प्लॉइज का, कर्मचारियों का पक्ष जो है वो पहुंच पाए। लेकिन बहुत देरी हो गई, 8-9 महीने हो गए। इस बीच आपने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। क्या बातचीत, बैक चैनल टॉक्स कुछ चल रहे हैं? क्या हो रहा है? कुछ अपडेट है या नहीं? यही सब लोग सुनना चाहते हैं। दीदी बात ठीक है आपकी। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपसे बात कही थी कि सरकार के अनाउंसमेंट के बाद में कम से कम केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, सारे देश के राज्य कर्मचारियों के अंदर भी बहुत खुशी की लहर थी। और पहले लोग ये कहते थे कि सरकार जो है वो पे कमीशन बैठाएगी ही नहीं, तो लोगों का भ्रम थोड़ा टूटने का काम हुआ। और ये सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देने के बाद कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हम 8वां वेतन आयोग बैठाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इसका प्रभाव जो है कर्मचारियों में, उनके परिवारों में, पेंशनर्स में, उनके परिवारों में गया। और इसका राजनीतिक लाभ भी जो सरकार है उसको हुआ, दिल्ली चुनाव। क्योंकि दिल्ली चुनाव में ज़्यादातर मतदाता जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो उन्होंने एक तो इनकम टैक्स के सवाल को लेकर के और इस सवाल को लेकर के 8वें वेतन आयोग के जो है वो पार्टी जो सत्ता में है उसको पूरे तौर पे सपोर्ट किया, मतदान करने का काम किया। अब उसके बाद में समय काफ़ी था, जिस तरीके से तैयारी शुरू हुई और जिस तरीके से जैसे में स्टाफ साइड जो कि मेन इस श्रृंखला में जो है वो आता है, ख़ासतौर पर जो पे कमीशन है, अलाउंसेस हैं, लीव्स हैं, जो कॉमन डिमांड्स हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो उन लोगों को बुला करके इमीडिएटली बातचीत भी की गई टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर के। और लगा कि ये सरकार बहुत जल्दी में है समय कम है, 5-6 महीने के अंदर ही उनको रिपोर्ट देनी है। चूँकि सरकार ने फैसला कर लिया था कि 1 जनवरी 2026 से हम इसको लागू कर देंगे, जो कि एक तिथि बनती है। लेकिन अब टर्म्स एंड रेफरेंस की मीटिंग हो जाने के बावजूद, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के क्लियरेंस के बावजूद जो मामला है वो अभी तक जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। और जो हम लोगों की सूचना है, जो हमारे माध्यम है उन स्तरों पर, उसमें हम लोगों को यही बताया गया है कि जो अध्यक्ष है इसका चुनाव आयोग का, उसके नामांकन पर जो है वो कुछ दुविधा है पीएमओ के और गृह मंत्रालय के बीच में। तो उस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दुविधा तो हो सकती है, मैं मानता हूँ, सरकार है तो उनको निश्चित तौर पर वेतन आयोग का अध्यक्ष जिसको भी बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होगा जी। तो उसके बारे में पूरी छानबीन भी करते होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की छानबीन का कोई औचित्य नहीं है, जिसको भी बना दिया जाए वो अपने तरीके से, हम उससे न्याय की उम्मीद करते हैं। सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे। मतलब ये कि क्या अध्यक्ष के नाम पे कॉमन ग्राउंड नहीं बन पा रहा है, अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से पूरा प्रोसेस जो है वो एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है। ऐसा ऐसा जो है वो लोगों के मन में है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई जो इसका अध्यक्ष बनना है उस पर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है हाईएस्ट लेवल पर। उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि पे कमीशन को इतना विलंबित किया जाए, इसका कोई मायने समझ में आता नहीं है। आपने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान घोषणा हुई, फायदा भी हो गया, तो अब क्या बिहार चुनाव का इंतजार हो रहा है? हाँ, लोग तो अब यही बात कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव में इसका फ़ायदा हुआ, तो हो सकता है कि बिहार चुनाव को लेकर के सोचा जा रहा हो कि उसकी घोषणा होने से पहले हम पे कमीशन बैठा दें। और फिर अगर यही शेड्यूल है सरकार का कि हर चीज़ को अगर राजनीति से जोड़ करके ही देखा जाए, वैसे मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम तो ये मान करके चलते हैं कि 10 साल के बाद में हमारा वेतन बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे जो सरकार हो। ये सरकार है
तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जो पिछली सरकारें थी उनको भी बढ़ाना पड़ा था। तो इसलिए हमको कोई इसमें संदेह नहीं है कि कोई इसमें गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में हो तो बिहार चुनाव के समय आप जो है वो वेतन आयोग का चेयरमैन ढूंढ करके और एक कमेटी बना दें, और फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आवे तो उस समय जो है वो फिर आप जो है वो इसकी घोषणा, मतलब उसकी रिपोर्ट आ जाए, और फिर जब अगला चुनाव जब आए आपका लोकसभा का, फिर उस समय आप इसको लागू कर दें। तो फिर तो यही आपका जो है वो शेड्यूल हो जाना चाहिए। जी। अब आपकी आखिरी बार सरकार से क्या बातचीत हुई और कब बातचीत हुई? आखिरी बातचीत हमारी पिछले महीने में हुई थी शासन से, और शासन में सर्वोच्च स्तर पर हुई थी। किनसे पॉलिटिकल लेवल की बातचीत हुई? बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक स्तर की बात कर रहा हूँ। जी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी से ही, से और उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द ही इस पे फैसला हो जाएगा। मैंने उनको लिखित प्रतिवेदन भी दिया था, जी। और वो भी कहा था बहुत जल्दी का मतलब मैंने ये सोचा था कि शायद अभी सरकार जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, उससे पहले उनसे भेंट हुई थी। तो हमने सोचा था कि सेशन समाप्त होने के बाद में ये फाइल भी निकल जाएगी, जी। लेकिन निकली नहीं। तो बहुत सारी जगहों से दबाव हैं, जैसे स्टाफ साइड के भी तमाम घटक हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो हमारा ऑल इंडिया एयरलाइंस फेडरेशन का भी मीटिंग हुआ था। उन लोगों ने कहा कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी इस बात को छोड़िए, जो अपना धर्म है वो हमको निभाना चाहिए। तो उस धर्म को निभाने के लिए हमने 19 सितंबर की तिथि हमारे लिए बहुत मुफीद थी, क्योंकि 19 सितंबर 1968 में हमने एक दिन की हड़ताल की थी सारे केंद्रीय जी। कर्मचारियों ने मिल करके, और उस दिन हमारे 10 लोग शहीद हुए थे गोली कांड में, जिनमें 5 तो हमारे पठानकोट में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ही साथी मारे गए थे, और जो है वो इसके अलावा बुगई गांव में, मरियानी में, बीकानेर में हमारा, बल्कि सीपीडब्ल्यूडी का भी एक साथी अर्जुन सिंह भी शहीद हुआ था उसमें। जी। तो हमने इसी शहीदी दिवस पर पूरे देश में अपनी सब ब्रांचेज को आह्वान किया है। तो ज़बरदस्त आंदोलन होगा उस दिन, और ये आंदोलन की शुरुआत होगी, पहला चरण होगा। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अदरवाइज हम तमाम जो हमारे जेसीएम के घटक हैं उनको बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और एक जैसा आंदोलन करते रहे हैं पास्ट में, उसी तरीके का आंदोलन करेंगे। सरकार को अगर आंदोलन की भाषा ही पसंद है तो हमको उससे कोई गुरेज नहीं है। कैसे दबाव डालेंगे सरकार पर, क्योंकि 8-9 महीने हो गए, साल का अंत होने वाला है और कह रहे हैं कि 2026 से लागू भी कर देंगे, ऐसी बात पहले कही जा रही थी। देखो जी, मैं एक बात बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार जो है वो दबाव मानती नहीं है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लोग कहते हैं किसान इतने दिन बैठे रहे, इतने किसान मर गए, सरकार ने बात नहीं करी। तो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा अपना मस्तिष्क है कि हम लोग जो काम करते हैं वो नॉन पॉलिटिकल है। हमारी राजनीति नहीं है कोई, हमारी राजनीति अगर है तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, उसके हित के लिए है। उसके बियॉन्ड कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो कर्मचारी है उसको जो मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए। तो जब हम एक तरीके से नॉन पॉलिटिकल तौर पर सिर्फ कर्मचारियों की बात करते हैं तो सरकार सुनती है, और सरकार पर पूरा दबाव भी बनता है। मुझे पूरी आशा है कि आंदोलन की शुरुआत होने दीजिए। आप देखिए ये थोड़ा आंदोलन की जब भड़क जाएगी सरकार तक, तो सरकार निश्चित तौर पर इस पर फैसला करेगी, और नहीं करेगी तो जो सरकार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक बार नहीं दसियों बार ये कह चुकी थी कि हम ये जो एनपीएस है वो बिल्कुल क्लोज चैप्टर है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसी सरकार ने बातचीत करी, जो है सस्टेन्ड निगोशिएशंस किए, और अल्टीमेटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसमें अपनी मोहर लगाई, समझौता किया, और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत की। मैं तो हमेशा उनके इस बारे में सम्मान भी करता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये मसला भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नीचे सुलझने वाला नहीं है। तो हम लोग अपना गुहार लगाएंगे, आवाज़ अपने आप जाएगी उन तक। लेकिन सरकार से आपकी जितनी भी अब तक बातचीत हुई, जितने भी राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुए या फिर बैक चैनल के माध्यम से हो रहे हो अगर नेगोशिएशन,
उसमें क्या बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है सरकार की? एक ही बात नज़र आ रही है कि कोई इनको जो है वो कसाई किस्म का जो है वो अ, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मिल रहा है जो सीधे गर्दन हलाल करने के लिए तैयार हो। हम्म। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा ही मिल जा रहा हो तो ये सोचते हो कि नहीं, थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए, सरकार की भी सुने और कर्मचारी पक्ष की भी सुने, क्योंकि हम्म। हर तरीके के लोग होते हैं। हम्म। हमारे भी छठे वेतन आयोग में श्री कृष्णा साहब आए, हम्म। तो ऐसा जज तो कभी हमने अपने जीवन में देखा नहीं, वेतन आयोग का अध्यक्ष हम्म। जो छठे वेतन आयोग में मिला, आज तक कभी नहीं मिला। पिछला जो हमारा वेतन आयोग का अध्यक्ष था, वो मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति मानता था उनको, आज भी मानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सरकारी प्रेशर में आ गए। हमसे मान करके कि 20,000 से कम वेतन मान नहीं होना चाहिए, उन्होंने जो है वो सरकार के दबाव में आकर के 18,000 कर दिया, 2,000 सीधे ही फसंगा मार दिया। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। तो सरकार कुछ यही कर रही है कि ढूंढ रही होगी कि कौन हमको बैलेंस्ड व्यक्ति मिल जाए, जिससे कि जो है वो हम सरकार भी चला लें और कर्मचारियों को भी खुश कर लें। हम्म। लेकिन कसाई क्यों चाहिए सरकार को? कसाई तो इसलिए कि जब सरकार चलानी है तो उनको लगता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने अगर सरकारी खजाना खाली करने की बात कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिर भी देखिए, वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। हम्म। ये मैंडेटरी तब होती है जब वेतन आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट मंजूरी देते हैं, हम्म। और ये सरकार के ऊपर है। सरकार अगर देखे कि इतनी लिबरल रिपोर्ट आ गई है जो कि हमारे खजाने पर असर डाल सकती है, तो मना कर सकते हैं। हम्म। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज में हुआ है, अभी पिछले वेतन आयोग में ही हुआ है। ये पिछला वेतन आयोग मनमोहन सिंह के ज़माने में बैठा था और रिपोर्ट लागू हुई हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के ज़माने में। और बहुत सारे विषय हैं जिनको कि इस सरकार ने जो है वो हम लोगों से बात करके डिफर किया, ये कहते हुए कि हम इसको समय के अनुसार आगे पीछे देख लेंगे, लेकिन हमारी माली हालत अभी ऐसी नहीं है, हम ये चीज़ें अभी लागू कर देते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग डिफर कर देंगे। JCM का काम ही यही है कि सरकार से बात करना और अपने कर्मचारियों के पक्ष को उनके पास रखना, अपने कर्मचारियों के पक्ष के बारे में मजबूती से अपने को रखने का हम लोगों ने प्रयास किया। जो ज़रूरी चीज़ें थी सब हम लोगों ने मनवा ली उनसे, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर सरकार को लगा कि भाई ऐसा है तो थोड़ा डिफर कर देना चाहिए, वहाँ हम लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है, जब आप इसको ठीक करिए। बाद में सरकार ने उनको लागू भी किया धीरे धीरे। जब आप न्यूज तक के शो मंच पर आए, उसके बाद हमारे शो पर आए फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग भी। उन्होंने हमारे शो के दौरान एक बात कही, कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार एट्थ पे कमीशन ना लाकर सीधे एक पे पैकेज अनाउंस कर दे कि हम लाए हैं। ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई बात देखिए, नजर आ रही है आप? गर्ग साहब का जी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो उनकी बात को हवा में भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीछे जब पहले वाले कैबिनेट सेक्रेटरी थे जी। तो मतलब इनफॉर्मली बहुत बार ये बातें डिस्कस हुई हैं। फॉर्मली तो नहीं, लेकिन इनफॉर्मली बहुत बार डिस्कस हुई कि पे कमीशन के बजाय अगर हम कोई पे कमेटी बना दें, हम 3 महीने के अंदर रिपोर्ट ला सकते हैं, हम सेक्रेटरीज कमेटी बना दें, हम कुछ कर दें। तो हम लोगों ने उस समय उनकी बात को माना नहीं। इसलिए नहीं माना कि एक बात तो यह है कि सेक्रेटरीज कमेटी में जो है वो सीधा सीधा सरकार का दखल रहेगा और सरकार का दबाव रहेगा, उसमें आयोग जैसी चीज़ नहीं होगी। तो जहाँ तक JCM स्टाफ साइड का सवाल है, हम इस सवाल को मानने वाले नहीं हैं। हमें तो सीधी सीधी बात है कि हमें वेतन आयोग चाहिए और हमें पूरे तौर पर यकीन है इस बात का कि वो जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ भी करने से पहले उनको JCM स्टाफ साइड से बात करनी पड़ेगी। और JCM स्टाफ साइड के स्टाफ साइड सेक्रेटरी होने के नाते मैं अपने साथियों की ओर से बात कर सकता हूँ कि हमें ये प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से अगर कोई आएगा तो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। मतलब पे कमीशन ही चाहिए, कोई और अल्टरनेटिव? और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पे पैकेज क्या करेंगे वो तो वही हो जाएगा कि हम जो है वो आपके सामने कटोरा लेकर के खड़े हैं, आपके जो मर्जी हुआ आपने दे दिया दाता के नाम, समझे कि नहीं। हम
क्या करेंगे? सवाल है सरकारी सेक्रेटरी तो सरकार के दबाव में ही रहेगा ना। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो चाहे जितना खराब हो वो मेरी बात तो सुनेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, खारिज भी नहीं कर सकता। जब रिपोर्ट आएगी तो हम जो आर्गूमेंट देते हैं वो सारे उसमें रिकॉर्ड में आते हैं ना। तो कम से कम हमारे लोगों के बीच में तो ये मैसेज जाता है कि हमने ये बात कही है, सरकार ने नहीं माना वो अलग सवाल है, बट कम से कम हमारी तरफ से जो कहा गया वो तो आएगा। ये तो मिनट्स में भी जो है वो गाल मेल कर देते हैं। कई बार हम लोगों को मिनट्स चेंज कराने पड़ते हैं, कई बार हम लोग दस्तखत करने से मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे आप जब तक मिनट्स को दुरुस्त नहीं करोगे। अब तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करा दी है कि जो भी बोला जाएगा सब रिकॉर्ड होगा। जी। अब ये जो आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज के नाम पर जो सहमति नहीं बन रही, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है, ऐसे कोई नाम है आपके मन में या आपके संगठन के मन में कि ये एक फेयर जजमेंट दे पाएंगे और अध्यक्ष बनने लायक है? निधि, एक बात बताऊं मैं आपको कि ये तो 8वां वेतन आयोग है। पहले वेतन आयोग, दूसरे वेतन आयोग, तीसरे वेतन आयोग और चौथे वेतन आयोग, 3 वेतन आयोगों तक कर्मचारी पक्ष से पूछा जाता था। अच्छा। कि हम आपको ये लिस्ट दे रहे हैं, आपको इनमें से कोई पसंद है या कोई आपकी पसंद है। तो हम जो कर्मचारी पक्ष है वो उनको बताता था। जेसीएम नहीं बनने के पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जेसीएम के बनने के बाद में जो इन राइटिंग लिखा पढ़ी का मामला बंद हो गया, लेकिन इनफॉर्मली बातचीत करते थे। अभी भी आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि ये पंच निर्णय कौन जज करेगा, ये हम लोगों से पूछा जाता है। अगर हम मना कर देते हैं कि ये 3 जज जो आपने दिए हमें पसंद नहीं है, तो वो और 3 का नाम देते हैं। लेकिन वेतन आयोग जैसे आयोग में, और मैं एक बात और बताऊँ आपको, पहले वेतन आयोग, दूसरे वेतन आयोग, तीसरे वेतन आयोग में कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधि उसमें रहा। अच्छा। कमेटी के अंदर। लेकिन ये व्यवस्था बाद में धीरे धीरे भंग हो गई। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि मजदूर आंदोलन में खुद ही बहुत बिखराव हो गया। उस ज़माने में जो है वो एक ही आंदोलन होता था, एक ही यूनियन होती थी, एक ही सारी चीज़ें थी, तो वो सारे लोग एक ही जैसे होते थे। अब वो आपस में मजदूर आंदोलन में भी बंटवारा है, राजनीतिक आधार पर भी बंटवारा है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार अपने हाथ में कंसोलिडेट करती जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं हालांकि जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ कह नहीं पाऊँगा कि वो किन के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग किन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी डिले है वो सिर्फ इसके अध्यक्ष के बनाए जाने को लेकर के, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नहीं बताएंगे कि आप किन के बारे में सोच रहे हैं और वो किन के बारे में सोच रहे हैं? आप बात तो अपना सही तो कह आप रही बता हैं, सकते लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो जिसका जवाब अभी देना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ धर्म अपना सेक्रेटरी स्टाफ साइड वाला भी निभाता हूँ। जी। तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि कभी वक्त आएगा तो अगर उसका खुलासा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे। लेकिन अभी आज ये वक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने स्तर पे बहुत सारे नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और फिर हमारी भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। ठीक है। फिटमेंट फैक्टर पर तो बात कर ही सकते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा चर्चा इस देखिए, बात की है। हम फिटमेंट फैक्टर वाले में वो पिछली बार भी आपसे मैंने कहा था जी। कि ये जो 3.26 की बात है वो आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन मैंने ये बात कही थी आपसे कि जब सरकार टर्म्स एंड रेफरेंस एक बार डिक्लेयर कर दे जी। तो हम लोग फिटमेंट फैक्टर पे बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि टर्म्स एंड रेफरेंस का प्रॉब्लम यह है कि हमको अगर ये पता चल जाए कि सरकार ने हमारे टर्म्स एंड रेफरेंस को किस हद तक माना है, उन्होंने हमसे बातचीत की है, हमारा प्रतिवेदन ले लिया है, हमने अपनी बात उनको कह दी है, उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करके और इसको नोटिफिकेशन कर देंगे। तो वंस एक बार नोटिफिकेशन आ जाए और हमको मालूम हो जाए कि उन्होंने इसमें क्या क्या रखा है, तो हम फिर फिटमेंट के बारे में जो हम लोगों की अपनी सोच है कर्मचारी पक्ष की, उस पर बेझिझक बात कर सकते हैं कि सरकार जो टर्म्स एंड रेफरेंस लाने की बात कर रही है उसके तहत हमको किस किस मद में क्या क्या लाभ होने वाला है।
तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और उसमें अब डॉक्टर आर्कराइट का फार्मूला हम लोग कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आर्कराइट के फार्मूले के हिसाब से वो जमाने गए जब डॉक्टर आर्कराइट ने वो फार्मूला बनाया था, तब मोटा अनाज चलता था, तब जो है वो लोग मूली की वो सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। आज सलाद के अलावा कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तब जलेबी जो है नाश्ते में करी जाती थी, आज जो है सैंडविच बर्गर फलाना ठिकाना आ गया है। तब मोबाइल और मोबाइल डाटा ही नहीं होता था, अब सबसे ज़्यादा खर्चा मोबाइल डाटे में ही होता है। ब्रांडेड जो है वो कपड़े जो है वो कोई पहनते ही नहीं आज के ज़माने में। जब पहनता नहीं था, होते ही नहीं थे, तब तो वो जो है वो कह देते थे 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता था उस ज़माने में, जब हमारे बुजुर्ग लोग ले जाते थे तो सब पूरे जितने घर वाले होते थे उनको एक ही कपड़ा ले आते थे, पूरा थान, और सिलवा देते थे, सब बैंड बाजा बने घूमते रहते थे हम लोग। तो अब वो तो ज़माना है नहीं, आज बच्चों को पहना दीजिए, देखें घर में बवाल कर देंगे एकदम। तो सवाल है जो नीड्स हैं वो बदल गई हैं, दुनिया बदल रही है, तो सरकार की सोच भी बदलनी चाहिए और वो फार्मूला भी बदलना चाहिए। तो अब की बार जो ये पे कमीशन है वो बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों के आधार पर बनेगा। अभी तक हम लोगों ने कुछ तय नहीं कर पाया है बैठ करके, हालांकि हम लोगों ने इंटरनल मीटिंग्स बहुत करी हैं और हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि सरकार अगर हमको 1 महीने का समय दे देगी तो हम 1 महीने में अपना मेमोरेंडम दे देंगे उनको। हम उस लेवल की तैयारी हमारे साथियों ने कर रखी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग जो भी चीज़ें रखेंगे वो तथ्य के आधार पर होंगी। वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि जिसको कि हम जस्टिफाई ना कर सकें। तो क्या कह रहे हैं आपके जो कर्मचारी हैं, संगठन है, फिटमेंट फैक्टर कितना चाहिए? क्या मांग है? हम आपको फिर एक बार पूरी विनम्रता के साथ यही कहेंगे कि इस सवाल पर अभी तक हम लोगों ने जो आपस में बातचीत की है कि हम लोग बेहतर ये है कि अपने लेवल पे जो मर्जी हो बात करें, बट वी विल नॉट टॉक एनीथिंग पब्लिक, बिकॉज कि आज मैं कुछ कहूँगा तो कल दूसरा संगठन तो उससे आगे बढ़ के बात करेगा, फिर तीसरा उससे आगे बढ़ के बात करेगा। तो हम लोग जिम्मेदारी वाली ट्रेड यूनियन चलाते हैं और हम कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहते और ऐसा भी नहीं कुछ करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर कल से कोई जो है वो चर्चा और परिचर्चा होने लगे। सही बात है, लेकिन कुछ एक आपके मन में या आप के जो लोग हैं उन्होंने एक तो कुछ सोचा होगा, कुछ सेट किया होगा कि इससे कम जो है वो हम लेने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। कोई तो एक पैरामीटर होगा आपका। बिल्कुल निधि, आपकी बात 100% सही है और ये सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसका सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त, मतलब जवाब भी बिल्कुल यही है कि जो पिछली बार मिला था उससे कम तो नहीं हो सकता। जो पिछली बार हमारा फिटमेंट फैक्टर था उससे कम तो किसी भी हाल में नहीं होगा। तो अगर कोई आदमी 2.6 या 2.86 से नीचे जाने की बात करे तो वो नहीं हो सकता। और जो लोग जो एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि 3.86 का अनुमान है, वो क्या बिल्कुल ही सोच से परे वाले अनुमान चल रहे हैं या फिर वो हो भी सकता है? नहीं, देखिए, होने का तो अनुमान, मैं तो इसको अनुमान ही मानता हूँ। मैं जो ये अभी एजेंसी जिन पर चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है, मैं तो उसको पूरे तौर पे अनुमान ही समझ रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए भी इसको अनुमान मानना चाहिए कि अभी जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, हमें मात्र पता ही नहीं है कि टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार क्या मानेगी क्या नहीं मानेगी, और अब अभी से कोई अनुमान लगा ले तो किस आधार पर अनुमान लगा रहे हैं लोग? क्योंकि जब टर्म्स एंड रेफरेंस सामने आएगा तो वो एक तरीके से वो दिशा होगी पे कमीशन की, कि सरकार पे कमीशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को क्या देना चाहती है, क्या करना चाहती है, एक अनुमान लग जाता है उससे। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सारी जो बातें हैं वो सरकारी कर्मचारी पक्ष की रखते हैं। उसमें वो बहुत सारी वो चीज़ें रखते हैं जो कि वित्तीय स्थितियों से, इकोनॉमिक कंडीशन से संबंधित होती हैं। तो जब हम उनको कोरिलेट करके अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि सरकार की सोच क्या है। सरकार कुछ का लिबरल एटीट्यूड है, फाइनेंस वालों का तो कभी लिबरल एटीट्यूड होता ही नहीं है। तो वो अगर कसाव बनाना चाहते हैं या टाइट करना चाहते हैं तो
वो बेल्ट को कहाँ तक डायरेक्ट करेंगे, कितने जो है वो उसको ढीला किया जा सकता है। तो वो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आज की तारीख में कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। मतलब ये जो बात कही जा रही है कि 18 की सैलरी 50 क्रॉस हो जाएगी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा तो नहीं है? तो मुझे तो नहीं लगता। मिनिमम के बारे में अगर आज से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं तो वो सिर्फ अनुमान ही है, और इसको तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि हमारा टर्म्स एंड रेफरेंस हमारे सामने ना हो। हम्म। आपने जो सरकार को सबमिट किया उसमें अहम बातें क्या थी? जो आपने सरकार को सबमिट किया, आपने प्रतिवेदन जो दिया उसमें अहम बातें क्या, मुख्य बातें क्या-क्या थी? हमने पिछली बार भी आपको सारी बातें बताई थी कि हम जी। लोगों ने अपने तरफ से सारी चीज़ें उनके सामने खुल हुँ। करके रख दी हैं, जिसमें हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि पे कमीशन जो है वो किन-किन के लिए लागू होना हुँ। चाहिए। पे कमीशन जो है वो हमारे जो अ जी। म यहाँ तक कि हम लोगों ने रेलवे में तो चलो सारे हुँ। करीब-करीब रेगुलर लोग हो गए हैं। हम लोगों ने कहा है कि जो लोग रेलवे के विभाग में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो उनको की जीविका हमारे ऊपर चल रही है, तो वहाँ पर वो कहते हैं अस्थायी श्रमिक नहीं होना चाहिए, हुँ। लेकिन आप अस्थायी श्रमिकों से काम ले रहे हैं देश भर में तमाम जगहों पर, तो उनको आप सरकारी सुविधाएं क्यों नहीं देंगे। हमने उनसे ग्रामीण डाक सेवकों की बड़ी बात की है कि आप पोस्टल में सीधा डाकिया जैसा ही काम उनसे आप ले रहे हैं। अच्छा, हमारी पिछली बातचीत में आपने कहा था कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ऐसा आपको नज़र आता है। अब 3 महीने बच गए, कुछ हुआ नहीं, आपने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। अब लगता है आपको 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। हुँ। लेकिन हमने तब भी ये बात कही थी, आज फिर इस बात को कह रहा हूँ कि हमको जो संदेह है, वो अलाउंसेस को लेकर? वो अलाउंसेस को लेकर हुँ। के है। चूँकि भत्ते जो हैं, वो पिछली भी कई बार पे कमीशन में जब रिपोर्ट लेट हुई है, तो जी। इन्होंने भत्ते लेट किए हैं। जी। तो उससे क्या है कि एक अपरोक्ष रूप से कर्मचारियों को बहुत नुकसान होने का हुँ। काम होता है। और इसीलिए हमने अपने टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जब अपना प्रतिवेदन दिया था, तो ये बात उसमें साफ तौर पर इंगित कर दिया है हुँ। कि रिपोर्ट चाहे जब आए, लेकिन भत्ते जो है वो भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने चाहिए। जी। अच्छा, जो हाल में एक बैठक हुई जितेंद्र सिंह जी के साथ संगठन की, उसमें जितेंद्र सिंह ने संगठनों की पेंशन सचिव से एक मुलाकात कराई, जिसमें 5 अगस्त को ये मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार फिलहाल पेंशन वाले मसले पे मेरे ख्याल से कोई विचार नहीं कर रही। पेंशन वाले मसले पर वो कह रहे हैं कोई विचार नहीं है, लेकिन वो भी आपकी एक मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर? देखिए, वो जो लोग उनसे मिल रहे हैं, वो सरकारी लोग हैं, हुँ। उनकी सरकार है। जी। मेरे समझ में नहीं आता है कि वो जितेंद्र सिंह जी को क्यों परेशान कर रहे हैं। हुँ। वो सीधे प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, हुँ। जो सर्वे सर्वा हैं इस देश के। हुँ। तो वो तो सिर्फ अपने प्रचार के लिए वो कर रहे हैं। मैं वो साथी हमारे ही हैं। मैं उनसे बराबर कहता हूँ कि हुँ। आप हमारे साथ आइए, बैठिए और हुँ। सब लोग मिल कर के एक साथ संघर्ष करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब उनकी पार्टी है, सरकार है, तो इसलिए उनके ऊपर भी अपने पार्टी के दबाव हैं। वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो अलग का सवाल है। लेकिन इसमें जितेंद्र सिंह जी का क्या रोल है वो हुँ। हम जानते हैं अच्छी तरीके से। वो हमारे मंत्री हैं, एक तरीके से डीओपीटी के मंत्री हैं, जी। जेसीएम के मंत्री वही हैं, समझे कि नहीं? हुँ। तो मुझे ये पता है जेसीएम का जो तंत्र है, हुँ। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी हमको अच्छे तरीके से पता है। हुँ। मंत्री क्या कर सकता है, वो भी हमको पता है। सरकार क्या कर सकती है, ये भी हमको पता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है, और इस देश में जो भी कर रहा है, वो प्रधानमंत्री ही कर रहा है। तो क्यों नहीं आप कोशिश करते कि प्रधानमंत्री से ही सीधी बात करने की कोशिश कर ली जाए? वो भी वो जब समय आएगा तो करेंगे। जैसे ओपीएस की लड़ाई में जी। अंत में उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया हुँ। कि भाई अब ये तो सरकारी कर्मचारी गैर राजनीतिक लड़ाई पर उतर आए हैं, तो इनसे हुँ। बुला के बात करनी चाहिए। तो जी। उन्होंने बुलाया, बात की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आँख बंद करके नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं। जब वो देखेंगे कि हमारे कर्मचारी हुँ। सड़क पर उतर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई फैसला करेंगे वो। हुँ। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, मैं एक बात आपको साफ कह देता हूँ हुँ। कि इस सरकार ने पूरे तौर पे, और ये सरकार नहीं,
जो दूसरे सरकार भी आ जाए कोई, तो वो भी पुरानी पेंशन बहाल करने वाली नहीं है। ये जो लोग हैं ये एक तरीके से भ्रमजाल फैला रहे हैं। हम एक बात दावे के साथ कह रहे हैं जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी होने के नाते कि हम जो भी इसके अंदर कमियां हैं वो किसी न किसी स्टेज पर हम सब खत्म करा करके मानेंगे। जैसे 25 साल को 20 साल कराना है, ये काम हम लोग करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब पेंशन आई थी शुरू में तो उस समय 33.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती थी, करते करते 20 साल हो गई थी ना। 30% पेंशन मिलती थी पहले, वो बढ़ करके 50% हो गई थी। तो इसमें जो भी ओपीएस के फीचर्स हैं वो जुड़ सकते हैं और उनके जुड़वाने के लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। तो पेंशन सेक्रेटरी जो कह रहे हैं या सरकार जो कह रही है, मैं उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को वोट का, जिसे सरकार वोट के नाम पर डरती है, वैसे ही कुछ नेता भी वोट के नाम पर डरते हैं, तो वो सही बात बोलना नहीं चाहते और मेरे से झूठ बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं नुकसान भी उठा लेता हूँ। लेकिन मैं गाली खाना मुझे पसंद है, लेकिन झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। ये अपने कर्मचारी हैं, आप इनसे झूठ बोल करके उनको कब तक बरगला करके रखेंगे? आफ्टर ऑल ये कोई पॉलिटिकल कैपिटल थोड़ी ना है आपकी, ये आपके अपने लोग हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात इस मामले में नहीं जोड़ना चाहता। मैं ये बात जानता हूँ कि जेसीएम स्टाफ साइड की ड्यूटी है कि वो इसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करें। अभी जो वीआरएस के लोग हैं, हम लोग उनके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं कि भाई 20 साल के बाद में या जब भी क्वालिफाइंग सर्विस उनकी हो जाती है तो आप 60 साल तक उसको इंतजार थोड़ी नहीं कराएंगे पैसे देने के लिए। अभी मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए कोई मर जाए तो वो पैसा भी 60 साल तक आप अपने पास रखेंगे? तो खुद कहने लगे कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर कोई आदमी मान लीजिए मर, भगवान न करे ना मरे, हम मरने की कामना नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा मान लीजिए कोई मर जाता है तो क्या करेंगे? आप उसका 60 साल पैसा रखे रहेंगे? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निगोशिएशन के जरिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो होने वाला है मैं वही बात करता हूँ, जो नहीं होने वाला है तो वो चांद तारे दिलवाने का काम मेरे पास नहीं है। अच्छा, पेंशन को लेकर काफी बात हो रही है, यूपीएस क्यों फेल हो रहा है? सिर्फ 35,000 लोगों ने ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया। नहीं, अभी तो खैर संख्या इससे काफ़ी आगे चली गई है। ये फिगर जो आप बता रही हैं ये बहुत पुरानी है, पिछले 2 महीने पहले की। तो लेकिन कितना बढ़ गया होगा ये अभी फिगर? मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अभी बाहर था एक आध हफ्ते से जिनेवा में आईएलओ के कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं आज इसका पता कर लूँगा कि एग्जैक्टली कितना नंबर आया है, मालूम हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़े फेल्योर की बात थी वो ये थी कि ये जो ख़ास तौर पर जो हमारा अधिकारी वर्ग है वो इस पेंशन योजना का इसलिए विरोध कर रहा है कि उनको जो है वो तमाम बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम जो ये कहना चाहिए सीए टाइप के जो लोग हैं वो ये समझा रहे हैं कि एनपीएस में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो है 10-15-20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और आप लोग जो है उसको इन्वेस्ट करके और फिर आप राजा बने रहेंगे। लेकिन वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, ये शब्द मैं वापस ले लेता हूँ, वो दिग्भ्रमित हैं वो लोग। हमारे सामने एग्जैम्पली एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि 2000 जो है वो 4 में ये पेंशन योजना आई और 2024 तक बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। जो 2024 तक रिटायर हुए हैं उनको किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही है। हमारे लोगों को पायलट्स रिटायर हो रहे हैं जिनको 30% जोड़ करके पेंशन मिलती है, तो उन लोगों को 2600 रुपये पेंशन मिल रही है। तो किसी भी व्यक्ति को 2500 1500 इनसे ज़्यादा पेंशन मिल नहीं रही थी। पेंशन के नाम पर जो फर्जी पेंशन की बात की जा रही है एनपीएस के जरिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर इतने सालों में 20 साल में ये करोड़ नहीं बन पाए, उस समय भी यही कहा गया था। जिस समय पेंशन योजना आई थी उस समय अग्रलेख छपे थे, लोग खूब संपादकीय लिखते थे कि साहब रिफॉर्म हो गया है, पेंशन में देश का बहुत भला हो जाएगा और जो है वो लोग जो है वो माला माल हो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी रिटायर होते। हम तो देखते हैं कि लोग उसके बाद में भीख मांग रहे हैं, अपने बच्चों पर आश्रित हो गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके परिवारों में सारी इज्जत ख़त्म कर दी इस नई पेंशन स्कीम ने। तो सवाल इस बात का है कि इस बात को लेकर के बड़ा दुष्प्रचार
किया इन लोगों ने, ख़ास तौर पर ये जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन लोगों ने ये बहुत दुष्प्रचार किया। तो ये बात भी हम लोगों ने पे कमीशन के वो कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने उठाई, पेंशन सेक्रेटरी के सामने उठाई, और हमने कहा कि ये जो दुष्प्रचार है इसमें आपका अधिकारी वर्ग बहुत भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वही जो नए बच्चे हैं, उन बच्चियाँ हैं, उनको जो है वो इस बात के लिए कह रहा है कि नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग करना चाहो तो करो, लेकिन हम जानते हैं कि हम रिटायर होंगे तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। उनको पता नहीं है कि उस समय को 0% इंटरेस्ट हो जाए। इस समय मैं नौकरी में आया था 13% इंटरेस्ट होता था एफडीआर पे, आज की तारीख में 5.5%, 5% एफडीआर पे इंटरेस्ट है। कल को 0 इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो सवाल ये है कि ये जो सवाल है वो एक काल्पनिक धारा में लोग बहे जा रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने, पेंशन सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, सब ने मिल करके एक अच्छा निर्णय लिया हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद, और उन्होंने जो है वो एक बार रिटायरमेंट से 1 साल पहले खोल दिया उसको, कि अगर आपको लगता है कि आपको करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो साल भर पहले तो मालूम ही हो जाएगा कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप फिर दोबारा एनपीएस में जा सकते हो। अब तो कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं रही। मुझे नहीं लगता है कि ये अब कोई टेकर्स नहीं होंगे, और नहीं हो तो ये अब उनका सोचने का सवाल है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है वो इस देश में अगर ख़त्म करने की राजनीति का मैं बात करूं तो शायद हो सकता है कि कोई ऐसी विचारधारा की सरकार आ जाए जो कि बिल्कुल ये सोच करके चले कि नहीं हमको सब चीज़ें बदलनी ही हैं। उसके बाद देश का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए जो ऐसा काम कर दे। तो अभी तो हमको लगता नहीं है कि 10-20-50 साल में कोई ऐसी सरकार आने वाली है। तो मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा आपसे, जो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि इस योजना में चूँकि पैसा काफ़ी इकट्ठा हो रहा है, और जब हम लोगों ने नेगोशिएट किया है तो ये सोच करके किया है। सरकार ने ये बात लिखा पढ़ी में मैंने से तय करी है कि चाहे जो स्थिति आ जाए देश की, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो जाए, लेकिन गारंटीड पेंशन स्कीम जो है उसके लिए सरकारी कर्मचारियों को अपने 10% कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। उसकी भरपाई जो है वो सरकारी करेगी, अपने खजाने से करेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम 10% जो दे रहे हैं उनमें से आपने अभी 1/10 हमको वापस किया है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जितनी जल्दी वापस ले लें, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारा चिंतन जो है, सोच जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको भी लगे, उनके पास भी इतना पैसा वैसा है और फंड में भी इतना पैसा है कि वो पैसा जो है वो जो कर्मचारियों का है वो धीरे धीरे उनको वापस किया जा सकता है। तो जो उनकी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। एक ही चिंता जो है वो हम लोगों को जो महसूस होती है वो ये है कि जब वो रिटायर हों तो उनको 50% पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, जिस बेसिक पे से वो रिटायर हो रहे हैं। तो वो एक चिंताजनक विषय था, वो करीब करीब हम लोगों ने हल कर लिया। जी। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा कि जीएसटी को लेकर बदलाव जो हुए, कहा गया कि दिवाली गिफ्ट सरकार दे रही है। आपको लगता है कि 8th पे कमीशन पर भी कोई दिवाली गिफ्ट ऐसा कुछ निकल कर आ सकता है? एक रिपोर्ट भी ये छपी, नया बज़ ये है कि पे कमीशन जो है वो दिवाली तक बन जाएगा और 8 महीने का एक टाइम लिमिट जो है वो रहेगा, 6 मेंबर की कमीशन होगी। कोई सच्चाई है इस बात में? हो सकता है, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दें, और दिवाली से पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो ये देश के कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा होगा, और सरकार को ये काम जरूर करना चाहिए। जी। अच्छा, जो हमारी मंच पर भी बातचीत हुई थी, उस दौरान भी कई कमेंट्स आए थे। तो वो कमेंट्स कुछ हमने इकट्ठा किए कि वो सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। कमेंट्स में एक व्यक्ति ने लिखा कि ईमानदारी से आप अपना पक्ष सरकार के सामने रखें। अगली बैठक में सरकार से क्या बात होगी? कैसे सरकार पर दबाव डालेंगे? ऐसा है कि मैं कोई
आज तो पैदा नहीं हुआ हूँ ट्रेड यूनियन में, 50 साल हो गए हैं मेरे को ट्रेड यूनियन में काम करते हुए, और कम से कम 4 वेतन आयोग ऐसे हैं जिनमें कि मैंने एक्टिवली सहयोग किया है। तो सवाल है कि इतना तो हमको समझ है कि सरकार पे कैसे दबाव डाला जाता है और कैसे चीज़ों को रखने का काम करना जाता है। बाकी मेरा कोई और एजेंडा तो है नहीं सरकारी कर्मचारियों के अलावा, मैं कोई राजनीतिक नेता तो हूँ नहीं। तो इसलिए लोगों को इस बारे में समझ है, और यही कारण है कि लोगों का प्यार है। मेरे बहुत सारी जो है वो झंझावात भी देखे हैं मैंने, बहुत सारे जो है वो ऐसे भी क्षण देखे हैं जिसमें मेरी समझ से कोई काम नहीं करेगा ट्रेड यूनियन में, तो मैंने वो क्षण भी देखे हैं। मैंने 3-3 लोगों को अपने परिवार में खोया है, उसके बाद भी अगर लाखों लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो किसी को मेरी ईमानदारी पे शक नहीं होगा, मुझे ऐसा समझ में आता है। बाकी फिर भी सोचने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, जो मर्जी सोचता रहे। मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे जो काम करना चाहिए मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करता हूँ, करता रहूँगा, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। जी। एक कमेंट ये भी आया कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.86 से कम हुआ तो कर्मचारी आमरण अनशन करेंगे। हमारी पेंशन भी छीन ली, 7वां पे कमीशन भी बर्बाद कर दिया और डीए भी खा गए। डीए पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, डीए का जहाँ तक सवाल है तो वो भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, और जो भी सरकार की बास्केट है, हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। सरकार की जो बास्केट है वो सुधार करने वाली है, उसको हम लोग जेसीएम लेवल पर भी प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्तमान समय में जिन वस्तुओं की गणना होनी चाहिए उनको इसमें लाया जाए। कुछ चीज़ों के बारे में सरकार ने मान लिया है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि गणना में जो शिमला इंडेक्स है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इंडेक्स है, और जो सरकार का सांख्यिकी विभाग है, इन तीनों के इंडेक्सेस में फ़र्क है। पिछली बार हम लोगों ने इस पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के सामने इस बात को रखा भी था कि भाई आप शिमला इंडेक्स के हिसाब से हमको जो है वो चीज़ों को की गणना कर रहे हैं, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर हो, चाहे वो डीए हो, और आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उसका इंडेक्स ही है। तो आपका सरकारी विभाग ही जो है उनका आपस में तालमेल नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम तो शिमला इंडेक्स मानेंगे क्योंकि वो उनको सूट करता था। मैं जो है वो जो है सरकार को पैसे कम खर्चा करने पड़ रहे थे। तो बास्केट में बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस समय जिस हिसाब से बास्केट है, उस हिसाब से सरकार गड़बड़ नहीं कर पा रही है। रेगुलर डीए मिल रहा है और जो बास्केट है उसके हिसाब से उसी परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है। एक बात तो आप भी मानेंगे कि पिछले 5-6 साल से बराबर जो महंगाई है, ख़ास तौर पर जो उपभोक्ता वस्तुओं की, वो करीब करीब स्थिर है। तो इसीलिए जैसे पहले कभी 5% डीए हो जाता था, 6% डीए हो जाता था, वो नहीं हो पा रहा है। अब वो मतलब ये स्थिति है कि 4% भी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो इसलिए डीए खा गया वाली बात तो उचित नहीं है। ये लोग जिनके पास में मतलब सिर्फ आलोचना करने का ही काम है, वही लोग ये सब बातें करते हैं। दूसरी बात, कोई हमको ये ना समझाए कि हाँ आमरण अनशन हो जाएगा और ये उथल पुथल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। मैं अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करता हूँ। हमारी मेंबरशिप है करीब 1 मिलियन देश में, हमारे अपने संगठन की, जिसका मैं महामंत्री हूँ। तो मैं अपनी बच्चिया के दांत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमारे लोगों में क्या है क्या नहीं है। हड़ताल कराएंगे तो हम ही करा सकते हैं ये, और देश में किसी के दम नहीं है कि वो ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन के अलावा का जाम कर सके। वो जब भी कराएगा ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन ही कराएगा। 60 में भी कराया था, 68 में भी कराया था, 74 में भी कराया था, और जब कराएगा तो ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन ही कराएगा। कोई दूसरा संगठन भी हैसियत नहीं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट के शर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा कि डिफेंस और रेलवे को बाकियों से ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वैलिड लगती है आपको ये बात? क्या चीज़? रेलवे और डिफेंस के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफेंस इस देश की सुरक्षा की पहली लाइन है, और मैं तो मानता हूँ कि रेलवे पहली लाइन है, क्योंकि जब हम रसद और सेना को सीमा पर पहुँचा देते हैं तब उनका काम शुरू होता है।
लेकिन स्थिति ये है कि हर साल हमारे 500-600 लोग शहीद होते हैं ऑन ड्यूटी। वैसे कितने मरते हैं वो अलग सवाल है। ये वो लोग हैं जो कि अपने सेवा काल के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। और इस देश में भगवान न करे हमारे जवान और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हम तो उनके वो हमारे प्रहरी हैं, हम उनकी बहुत सम्मान करते हैं उनका। लेकिन इतना तो कभी भी अगर कोई वार नहीं हो, तो इतने तो कभी सेना में भी लोग जो है वो शहादत नहीं देते हैं, जितने हमारे लोग देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर इतना मेहनत करने वाले लोग, मेहनतकश लोग हर 24/7 हर मौसम में गाड़ी चलाना, 52 डिग्री टिकरी टेम्परेचर पर ट्रैकमैन द्वारा ट्रैक ठीक किया जाना, लोको पायलट द्वारा गाड़ी चलाना, ऑपरेशन करना, हमारे तमाम टेक्नीशियन, सिग्नल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो साथी हैं, उनका जो है वो अपने अपने विभाग में काम करना और कोई भी मौसम की परवाह नहीं करना। तो ये तो वो काम है जो कि इस देश को के विकास के पहियों को बराबर चलाने का काम कर रहा है। तो अगर उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती तो क्या फ़ायदा है। हमारे जो खड़गे साहब हैं ये मंत्री थे हमारे, उन्होंने इसीलिए चिदम्बरम को उस समय लिखा था कि भाई रेलवे को आप सेना से कम मत आंकिए और आप इनको जो है वो पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए खाली रेलवे के लिए, चूँकि ये किसी मामले में सेना से कम नहीं है। लेकिन वो चिदम्बरम जी ने उनकी बात ही नहीं मानी। बाद में सुरेश प्रभु जी आए तो उनकी बात जेटली जी ने नहीं मानी। इवन पीयूष गोयल ने भी एक चिट्ठी लिख दी थी हम लोग कहने पर, लिख नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चिट्ठी लिखने में क्या प्रॉब्लम होती है। कहने अच्छा ठीक है, आप खुश होते हैं, ये लिख देता हूँ। तो उनको जवाब आ गया कि सरकारी नीति का सवाल हम नहीं कर सकते, खाली रेलवे को अलग से थोड़ी डील कर सकते। और मेरे लिए तो थोड़ा ये असंभव भी हो जाता है कि मैं कह दूं कि नहीं हमको प्रायोरिटी दे दो, उसको प्रायोरिटी दे दो, क्योंकि हमें सारे देश के 36 लाख कर्मचारियों को देखना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि देश के सभी कर्मचारियों के साथ जो है वो एक जैसा व्यवहार हो तो अच्छा है। अच्छा, 19 सितंबर का क्या प्लान है फिर पूरा? कितने कर्मचारियों का जुटान होने वाला है? अभी तो ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का फैसला है और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हर ब्रांच जो है हमारी, करीब 3600 ब्रांचेज हैं पूरे हमारी पूरे देश भर में, वो सब अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर उस दिन ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इस बात की चेतावनी देंगे कि अगर जल्दी से जल्दी पे कमीशन नहीं बैठेगा तो हम आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का काम करेंगे। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से भी मुलाकात करने की कोशिश होगी उस दिन? कोशिश तो है, प्रतिनिधि से पहले भी मुलाकात होने की संभावना रहती है, बाद में भी होने की संभावना रहती है। और देखिए नेगोशिएशन और आंदोलन ये दोनों एक ही उसके दो पहलू हैं, ये चलता रहता है। तो अभी भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पूरी संभावना है कि सरकार से बातचीत भी होगी और मुझे पूरी आशा है कि सरकार को इस चीज़ को अब बहुत टालना नहीं चाहिए। पे कमीशन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप कल ही पैसे देने वाले हैं। तमाम कार्रवाई करनी पड़ेगी, मेमोरेंडम लेने पड़ेंगे, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। कई दफ़े विचित्र किस्म के आयोग के अध्यक्ष आ जाते हैं। एक अध्यक्ष ने कहा कि हमको चाइना, अमेरिका, यूरोप और जापान जाने की जो है अनुमति दी जाए ताकि मैं वहाँ देख कर के आऊँ कि कैसे वहाँ के लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान मिलता है। वो तो भगवान भला करे कैबिनेट सेक्रेटरी का और प्रधानमंत्री का कि जिसने माने ही नहीं उनकी बात। तो ये वेतन आयोग भी बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, पूरा भारत भ्रमण कर लेता है। जो काम आज सारा डाटा आपके पास में सब अवेलेबल है, एक क्लिक में अवेलेबल है। मैं आपको कह रहा हूँ अगर ये चाहें तो ये जिस दिन इनका वेतन आयोग बैठे हुए 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे सकता है। ये स्थिति है। लेकिन अब उनको भी तनख्वाह है, पर्क्स हैं, सुविधा है, एक बड़ा भारी बंगला मिल जाता है, 10, 15, 20 सिक्योरिटी वाले मिल जाते हैं, फिर पूरा देश भर में भ्रमण करने का मौका मिल जाता है। तो ये वो अपने प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी तो सोचना है ना भाई। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शिव गोपाल मिश्रा जी। एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी और सरकार से लगातार बातचीत जो है वो कर रहे हैं मिश्रा जी। हम भी यही चाहेंगे कि 8 पे कमीशन जल्दी लागू हो, लंबा इंतजार अब हो गया है, इंतजार खत्म हो। आपका इस बातचीत पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।